नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भोपाल देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश ने कला जगत में अनमोल कलाकार दिए हैं। आज दर्शकों के सबसे पसंदीदा ओटीटी के दौर में यहाँ के कलाकार अपने हुनर की कला जगत में अनमोल कलाकार बीज उपलब्ध हैं, जो फिल्म निर्माण जगत के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा यकीन है कि एमपी का जलवा बिखेर रहे हैं। ये कहना है बॉलीवुड के मशहूर एक वरिष्ठ अदाकार रजा मुराद कातर मी कला हजियात राजधानी की यश एंटरटेनमेंट की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही, लोकल टैलेंट को सपोर्ट करना जरूरी। दशकों से बॉलीवुड में अपने अभिनय के दम पर छाप छोड़ने वाले मुराद के अनुसार प्रदेश में लोकल स्तर पर टैलेंट छिपा हुआ है। इस टैलेंट को दुनिया के लय के दम के लिए महज फिल्मों में ही एक माध्यम नहीं रह गई हैं। मनोरंजन चैनलों पर आने धारावाहिकों से ज्यादा अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दर्शक अपना वक्त बिता रहे हैं। बड़े बड़े कलाकार ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब सीरीज के लिए अभिनय कर रहे हैं। इससे ओटीटी की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। देखिए, ऐसा है, मैं ये मानता हूं कि जो भी आज तक मुझे मेरे देश ने, मेरे समाज ने दिया है, वो मुझे लौटाना है, जितना भी मैं लौटा सकता हूं। और यही कारण है कि 5 साल फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको जाके मैं तरबियत देता था। मैं ये कहता था कि आज तक जो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, जो मेरे तजुर्बे हैं, या जो भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मैं बच्चों में बांटना चाहता हूं। अंग्रेजी की एक मिसाल है कि एबिलिटी विदाउट अपॉर्चुनिटी इज ए बिग जीरो। आपकी क्षमता जो है, अगर उसे दिखाने का मौका ना मिले तो वो जो आपकी क्षमता जो है वो शून्य है। तो बच्चों को ट्रेन करना है, उनको बारीकियां समझानी है। काम तो कोई भी कर लेता है, डायलॉग को कोई भी बोल लेता है, डांस को कोई भी कर लेता है। डांस ताल में करना चाहिए, गाना सुर में गाना चाहिए, और अभिनय जो है वो समझ के करना चाहिए। तो जो बारीकियां हैं, जो हमने सीखा है, हमने जो इंस्टीट्यूट में सीखा है, या अपने तजुर्बों से सीखा है, या बड़े बड़े हमने डायरेक्टर्स के साथ काम करके सीखा है, और इस मामले में मैं बहुत ही खुशनसीब रहा हूं। राज कपूर साहब के साथ मैंने उनके जीवन की 3 आखिरी फिल्में की मेन विलन के रूप में। संजय लीला बंसाली के साथ मैंने 4 फिल्में की, और बड़े बड़े मैंने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तमाम बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। और अशोक कुमार से लेकर रणवीर सिंह तक ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। तो उनको देखकर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे सीखते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि जो बच्चे हैं जिनमें वाकई टैलेंट है, देखिए एक बात बताऊं कि एक अच्छा जोहरी जो है वो एक अनतराशे हीरे को तराश के उसे खूबसूरत बना सकता है, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा जोहरी किसी पत्थर को तराश के हीरा नहीं बना सकता। आप में टैलेंट होना चाहिए, उस टैलेंट को तराशा जा सकता है। वो डांस का टैलेंट हो, वो गाने का टैलेंट हो, वो एक्टिंग का टैलेंट हो, जो म्यूजिक का टैलेंट हो। आज ये जो शोध आते हैं, इंडियन आइडल या सुपरस्टार सिंगर, भंडार है हमारे मुल्क में टैलेंट का। मैं समझता हूं दुनिया में इतना भंडार टैलेंट का कहीं नहीं है जितना हमारे मुल्क में है। बस उसको निखारना है, उसको संवारना है, उसको मौका देना है, उसकी पीठ पे हाथ रखना। बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ। तो हम अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम करेंगे। हम कोशिश करना हमारे इख्तियार में है, नतीजा तो ऊपर वाला देता है, लेकिन नियत अच्छी होती है तो सफलता मिलती है। नियत में हरकत है और हरकत में बरकत है। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब यहां पे शूटिंग होती हैं, सब्सिडी मिलती है, फैसिलिटीज मिलती हैं, तो सरकार की भी शर्तें होनी चाहिए।
पहली शर्त तो यह है कि 20% आपको मध्य प्रदेश के कलाकार, जो लोकल कलाकार हैं, आपको लेना चाहिए। और ऊपर से जो मध्य प्रदेश की सभ्यता है उसको आपको उभारना चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं यहाँ पे, शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो। जो पहली शूटिंग हुई थी यहाँ पर, वो हुई थी नया दौर की। दिलीप साहब आए थे, ये बात 1957 की है, बुधनी में शूटिंग हुई थी उसकी। उसके बाद एक बहुत लंबा गैप आया। मंडलोई जी ने एक फिल्म बनाई थी कुंवारी, बहुत पुरानी बात है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, उसकी शूटिंग हुई थी। लेकिन प्रकाश झा ने जब से भोपाल को एक्सपोज किया है, भोपाल के लोकेशंस को एक्सपोज किया है, तो पता चला कि भोपाल कितना खूबसूरत है। लोगों को जानकारी नहीं थी भोपाल के बारे में। तो यकीनन ये बात होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सभ्यता, यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ की जो भाषा है, यहाँ का जो कल्चर है, उसको दर्शाना, ये भी एक शर्त होनी चाहिए। वरना आपने बिल्कुल सही कहा, आते हैं शूटिंग करके चले जाते हैं, तो उसमें कहीं भोपाल या मध्य प्रदेश दिखाई नहीं देता। तो ये शर्त होनी चाहिए। जब आप सब्सिडी दे रहे हैं, जब आप पैसा दे रहे हैं, जब आप सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी कोई शर्त होनी चाहिए। मैं ये कहना है, ये बिल्कुल, देखिए क्या होता है, जो हमारे शहर हैं या हमारे छोटे कस्बे हैं, पूरा का पूरा परिवार जो है वो देखने के लिए जाता है, या पूरा एक ही टीवी होता है तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो एक ही कंटेंट देखता है। अब ऐसे जब कंटेंट आते हैं या ऐसी फिल्में बनती हैं तो परिवार के साथ आप उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो हमारे मुल्क की एक तहजीब है, हमारे मुल्क की एक सभ्यता है, जिसका आपको ख्याल रखना है। सिर्फ इसलिए कि कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने के लिए अगर आप हर चीज जो है एक बहुत ही अभद्र तरीके से कह रहे हैं, उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। सरकार को इस पर सख्ती करनी चाहिए। ग्रुप के बारे में आपका जो आज प्रोग्राम रहा, रजा मोरारजी जिसमें आए, तो ऐसे कितने और आर्टिस्ट हमारे भोपाल आएंगे और आप कितने आर्टिस्ट बॉम्बे भेजेंगे बनाकर? डेफिनेटली हमारा कल ही एक वेब सीरीज़ का टाइटल लॉन्च हो रहा है रजा मोरारजी के हाथों। तो कल हमारा एक बड़ा इवेंट है जहानुमा पैलेस में, जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। एंड हम पूरी कोशिश, मतलब क्या, हम तो भोपाल से ही रिलेटेड थीम हमने सिलेक्ट की है और भोपाल के जितने कलाकार हैं उन्हीं को हम लोग मौका देने वाले हमारे सीरीज़ में। मैम, यहाँ अपने यश गुरु एंटरटेनमेंट के अंदर बच्चों को कैसे आप देखते हैं प्रतिभा को, कि बच्चा ये सिंगिंग में जाएगा, ये डांसिंग में जाएगा, ये एक्टिंग में जाएगा, कैसे आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं? देखिए, ऐसे भोपाल में मैंने देखा हुआ है, इवन दो कि मैं मुंबई से, मेरा बेस मुंबई का है और मैं दिल्ली में रहते हैं हम लोग, बट स्टिल यहाँ पे कुछ हमारे बिजनेसेस हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो मैं भोपाल में काफ़ी साल से, मतलब यहाँ देखती हूँ 4-5 साल से, और मैंने देखा है कि भोपाल में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं। और यही रीज़न है कि मैंने मेरा एक पैशन डेवलप करने के लिए मैंने ये यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है। और वही जैसे रजा भाई ने बोला कि देखो, अगर पत्थर को तराशा जाए तो देखो वो हीरा नहीं बन सकता। टैलेंट तो आप में होना ही चाहिए, और भोपाल के अंदर बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो टैलेंटेड बच्चे हमारे पास आते हैं, हम उनको देखते हैं कि वो कहाँ पे फिट है, म्यूज़िक में है, डांस में है, एक्टिंग में है, तो उनकी पूरी हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर। और जैसे उनकी ट्रेनिंग होते हैं, हम उनको एक मुंबई का प्लेटफॉर्म जो भी है हमारा तरफ से, हम उनको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं। और सिंस कि अभी हमारा ही खुद का प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, हम लोग वेब सीरीज़ का लॉन्च कर रहे हैं,
हमारे कुछ शोज़ यहाँ पे रहते हैं, तो कई बच्चों को हम खुद ही उनको चाहते हैं कि भी उनको उस लेवल तक हमें खुद पहुँचाएं। भोपाल में प्रतिभाओं की तो कमी नहीं है मैडम, बहुत प्रतिभा है भोपाल के अंदर, लोकेशन की भी कमी नहीं है, खूबसूरती भी भोपाल के अंदर भरपूर है। तो आपको क्या देखकर आपने ये सोचा कि भोपाल की खूबसूरती और भोपाल की कला है, जो कलाकार हैं उसको निखारा जाए? क्या आपके मन में आया? आप बिजनेसमैन लोग हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपके क्या मन में आया कि इस फील्ड में आकर ये किया जाए? आई थिंक एक दिन मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। एक तो ये नंदिनी का एक पर्सनल पैशन भी है, प्लस हमने देखा हुआ है जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल उठा था कि भोपाल के टैलेंट को आगे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और ये एग्जैक्टली यही रीज़न है हमने यहाँ पे शुरू करने का रीज़न है कि यहाँ पे टैलेंट बहुत है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है और वो प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। थैंक यू। यकीनन होनी चाहिए। शिवराज जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मुंबई में, मुझे भी उन्होंने बुलाया था, मैं भी उसमें शामिल हुआ था। तो ये प्रस्ताव रखा गया था कि कोलार में एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी, लेकिन वो बात जो है आगे बढ़ नहीं पाई, और क्यों नहीं बढ़ पाई उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो इसी नियत से आए थे शिवराज जी कि वो भोपाल में फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। मैंने कुछ उनको सुझाव भी दिए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे शाहपुर। जर्जर मकान गिरने से हुई 9 बच्चों की मौत के बाद परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाए, कहा मुख्यमंत्री जाकर परिजनों से मुलाकात करें। सागर जिले के शाहपुर में जर्जर मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई थी। शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ था। मृतक बच्चों के परिजनों से मिलकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मिलकर शोक संवेदना प्रकट कर ढांढस बंधाया। जीतू पटवारी एक एक करके शाहपुर नगर के मृतक 9 बच्चों के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से घटना की जानकारी ली। परिजनों का घटना के बाद बुरा हाल है। लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को बताया कि अगर शाहपुर नगर की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालात ठीक होती, मौके पर डॉक्टर होते, तो 5 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। वे प्राइवेट डॉक्टर के पास बच्चों को लेकर पहुंचे, लेकिन जब तक देरी हो गई थी। मृतक बच्चों के परिजनों से जीतू पटवारी ने कहा, हम सीएम से मिलकर जो उचित होगा वे करेंगे। बच्चों के परिजनों ने जीतू पटवारी से मांग की कि जहां पर घटना हुई हो उस जगह पर 9 बच्चों के स्मारक चिन्ह बनाए जाएं। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि जिस परिवार के छोटे छोटे 10 से 12 साल के बच्चे गए हैं, उसे वेदना को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वहीं जरूर लगातार बच्चों की मौत मध्य प्रदेश को एक खराब चेहरा पेश करता है। सार्वजनिक जीवन में घटना दुर्घटना होती है, हम अपने बात भी कहते हैं, पर बच्चों की जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की मृत्यु हो रही है, मैं मानता हूँ कि दिल को दुख पहुंचाती है, दर्द पहुंचाती है। मैं सभी परिवार वालों को संवेदना व्यक्त करता हूँ। बड़ी दिल को दहलाने वाली है। और जिस परिवार का नन्हे नन्हे छोटे छोटे 10-10, 8-8, 12-12 साल के बच्चे गए हैं, मैं सोचता हूँ कि उस वेदना को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जरूर लगातार बच्चों की मौत मध्य प्रदेश का एक खराब चेहरा पेश करता है। सार्वजनिक जीवन में घटना दुर्घटना होती है, हम अपनी बात भी कहते हैं, पर बच्चों की ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे 10-10, 8-8 साल के बच्चों की जो मौत है, मैं मानता हूँ कि मतलब दिल को बहुत दुख पहुँचाती है, दर्द पहुँचाती है। मैं सभी परिवार वालों को संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे बच्चों को ईश्वर अपने श्री चरणों में जगह दे। जहाँ तक लापरवाही की बात है, प्रशासन की बात है, जहाँ तक कार्रवाई की बात है या परिवार वालों को सहायता देने की बात है, इसको लेकर मैंने भोपाल में अपना वक्तव्य उसी दिन दिया था। मैं फिर से मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि ये छोटी घटनाएं 9 छोटे बच्चों की मौत है, तो उनको यहाँ आना चाहिए, बात करनी चाहिए, परिवार वालों से क्या समझना चाहिए। इसमें राजनीति किसी भी प्रकार की हो ये भी अच्छा नहीं है, पर ये भी ज़रूर है कि परिवार से मुख्यमंत्री अगर आके मिलेगा तो ये मैसेज जाएगा प्रशासन में कि स्थिति को गंभीरता से लिया गया। मुख्यमंत्री जी इवेंट और अलग अलग तरह के अखबार की हेडिंग बनाने में लगे हैं। मैं आग्रह करता हूँ यहाँ आके समझे, परिवार वालों से मिले, और मैं मुंह और शब्दों से ये बात नहीं कहना चाहता, पर आखिर इस दर्द को बांटें। कैसे बढ़ सकता है ये दर्द?
उस पर परिवार वालों के पास आएंगे तो हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे से बात करने आए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सुकून होता है परिवार को इस संकट के दौर में। जहाँ तक प्रश्न है वो चाहे सागर ये अपनी लोकल घटना का या अभी रीवा में हो गई, अभी अलग अलग तरह के बच्चों के साथ एक तरह से बड़ा कुठाराघात हो रहा है मध्य प्रदेश में। सरकार को इसको लेकर जल्दी से कदम उठाने चाहिए और सारी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में इस तरह के बरसात में जर्जर जितने मकान हैं, आज एक मौत हुई रोज़ हम कहीं कहीं सुनते रहते हैं, तो उन पर भी सरकार निर्देश जारी करे और निर्णय। पटवारी की जो सागर में जो पुलिस कप्तान की कार्रवाई हुई उसको क्या उचित जरूर मानते हैं? होना था, होनी, क्योंकि वो तो विगत कई दिनों से छुट्टी पे चल रहे थे और भी उनका ट्रांसफर चल रहा था। छुट्टी पे इसलिए चल रहे थे कि भूपेंद्र सिंह जी के जो रिश्तेदार जवाई हैं उनको काम देना था। ये बात अपने आप में मैसेज है कि आखिर क्या चल रहा है। सागर में 3 दलितों की हत्या हो गई, एक बेटी की 2 बेटों की। वही तो पुलिस कप्तान था जिसके रहते हुए हुई थी। ये बार बार कहना, मैं अभी नया पुलिस प्रशासन और कलेक्टर आया उनसे अनुरोध करता हूँ पूरी घटना को, वो चाहे जो बेटी और जो भाई हत्या हुई है उनका पूरा संज्ञान में ले, काम करें। अन्यथा 12 तारीख के दिन सोमवार के दिन 12 तारीख को मैं कलेक्टर और एसपी से बात करूँगा, खुद आऊँगा। और ये दलितों पे भी जो बार बार हमारे SC ST वर्ग पे अत्याचार और अनाचार हो रहा है, इसका भी हिसाब लेना चाहिए। अभी अराजकता कितनी है। कई साल पहले एक मानसिंह करके एक पुरुष था जिसकी ज़मीन पर कब्जा हुआ, उसको मानसिंह पटेल पूरे परिवार ने कब्जा किया। पूरे परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट की, अलग अलग मीडिया से बात की कि हमारे पिता को संबंधित मंत्री उठा के ले गए। पुलिस प्रशासन के कानों में जू नहीं रही। जगह जगह राजनीतिक लोग भी, सामाजिक लोग भी, आम जन भी उसके फेवर में खड़े हुए। उस पर एक भी कार्रवाई सरकार ने नहीं की। अराजकता का कितना बड़ा पाखंड ये सरकार करती है। फिर कोर्ट ने कल, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया उस बात, बाहर से SIT घोषित की, बाहर के अधिकारियों की SIT घोषित की, IAS और IPS की, और मानसिंह पटेल की खोज के लिए कोर्ट ने निर्देश दिए। आज आर्डर आ जाएंगे आप लोगों के सामने संज्ञान में। आखिर थोड़ी भी संवेदना हो इस सरकार में, संबंधित मंत्री गोविंद राजपूत ने, तो आपको, चूँकि कोर्ट ने कहा कि मानसिंह गायब हुआ और उसके लिए दोषी आप हो, उसकी जांच के आदेश दिए, कई अधिकारियों के सवाल उठे और नोट कराए कि इस सरकार में न्याय की अपेक्षा नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो जब तक मुख्यमंत्री से का थोड़ा बहुत भी राजनीतिक सेंस हो तो संबंधित मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। गोविंद राजपूत जी में भी थोड़ी सी नैतिकता बची हो तो वो इस्तीफा दें कि मेरे पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानसिंह गायब हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए, सरकार पे भरोसा नहीं किया, तंत्र पे नहीं किया, यहाँ की व्यवस्था पे नहीं किया, बाहर के अधिकारी भेजे, तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। जो कार्रवाई हुई उस पे संतुष्ट हैं आप? जो कार्रवाई हुई वो संतुष्ट है उस को लेके? आप पीछे खड़े थे कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है, जो जीता वो सिकंदर, और उसका सम्मान सबको करना चाहिए। उनके बयान को लेके आप राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी का जो मोटिव है वो लोकतंत्र में भरोसे का है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में भरोसा, और मैं मानता हूँ कि उसका पालन देश के सभी नागरिकों को करना चाहिए। DCP जोन 2 श्रद्धा तिवारी का बयान, बंधक बनाकर लूट को दिया गया अंजाम। वहीं लूट कितने की हुई इसकी जानकारी अभी नहीं है। अब तक 10 से 12 लाख रुपए की लूट की बात सामने आई है। बीते 2 तारीख को हुई लूट के प्रयास से जुड़े मामले की तार CCTV फुटेज का लिया गया है सहारा। आवासीय क्षेत्र में हो रही व्यवसायिक गतिविधि संचालित फ्लैट में शराब कारोबारी का था दफ्तर। रचना टावर में विधायकों के आवास, बिना सूचना के व्यवसायिक गतिविधियों को दिया जा रहा है अंजाम। लूट की जांच के साथ साथ विधायकों को भी दिया जाएगा नोटिस। मेरा नाम अजीत सिंह है। क्या गतिविधि चलती रहती है? असामान्य गतिविधियां होती हैं रचना टावर में। रचना टावर माननीय विधायक और माननीय सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों के लिए विधानसभा के नेतृत्व में निर्मित आवास संघ द्वारा निर्मित किया गया था। जब माननीय विधायक, पूर्व विधायकों ने ये फ्लैट ले लिए, कुछ शेष बच गए, तो आवास संघ ने विधानसभा को रिक्वेस्ट किया कि जो बचे हुए फ्लैट हैं, तो विधानसभा ने निर्णय लिया कि जो शासकीय सेवा में कार्यरत अधिकारी हैं
उनको ये आवंटित किए जाएं, तो उन्होंने आवंटित कर दिए। मजे की बात यह है कि रचना टावर में जिन माननीय विधायक या पूर्व विधायकों के फ्लैट्स हैं और जिन्होंने किराए पे दिए हैं ब्रोकर के माध्यम से, दलाल के माध्यम से, उनको भी ये कई लोगों को ये नहीं मालूम है कि उनके फ्लैट में कौन रह रहा है और क्या गतिविधियां चल रही हैं। हमने इस बारे में एक समिति भी निर्मित की है जिसका रजिस्ट्रेशन सहकारिता विभाग द्वारा कराया गया है, जिसका मेरा सौभाग्य था कि सर्वसम्मति से यहाँ के रहवासियों ने मुझे अस्थायी रूप से उसमें अध्यक्ष बना दिया गया। इसकी चयन की, इसके चुनाव की प्रक्रिया जो है लंबित है और आगामी माह सितंबर में इसका विधिवत निर्वाचन हो जाएगा जो 5 साल के लिए होगा। जो कौन अध्यक्ष बनेगा ये उस समय तय होगा, लेकिन अभी फिलहाल में अस्थायी रूप से इसका अध्यक्ष सर्वसम्मति से मुझे बनाया गया। ये फ्लैट किसका है अभी? ये फ्लैट श्री संतोष साहू जी का है और स्वाभाविक रूप से वो माननीय पूर्व विधायक होंगे, क्योंकि किसी भी आवास संघ या विधानसभा ने किसी भी व्यवसायी को, किसी भी अन्य व्यक्ति को ये फ्लैट आवंटित नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये घटना का जिम्मेदार कहीं ना कहीं आवास संघ भी है। सुरक्षा एजेंसी जो आवास संघ ने ठेके पर दी है, वो सुरक्षा एजेंसी अपना काम सही नहीं कर रही है। आपने अभी आए होंगे तो गार्ड है, आपने खुद गेट पे देखा होगा। हमने कई बार लिखित में आवास संघ को इस बारे में अवगत कराया, लेकिन आवास संघ के कान पे जू नहीं रहेंगी और आवास संघ ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने एजेंसी बदलने का भी कहा। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी भोपाल में हैं और आप प्रेस जगत से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, अनेक यहाँ पे और भी मल्टीज बनी हुई है जहाँ पे सोसाइटी है। यहाँ पे बोर्ड ऑफिस के सामने किलनदेव महादेव अपार्टमेंट्स बना हुआ है। आप जाके जरा इस तरह की गतिविधियां कोई करके बता दे तो। क्या गतिविधियां होती हैं इन फ्लैट्स में अवांछनीय तत्वों का निरंतर आवाजाही रहती है और अवांछनीय और असामाजिक तत्व जब यहाँ जिस जगह होंगे वो क्या काम करेंगे आप भलीभांति वाकिफ हैं। ये सबका दायित्व है। अगर कोई फ्लैट किराए पे देता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है, नियम है। और मेरा ये मानना है कि नियम से कोई भी ऊपर नहीं होता। ये मुझे जानकारी में नहीं है, क्योंकि ये देखिए होता क्या है कि ये आवास संघ का दायित्व है। जब तक सोसाइटी को हैंडओवर नहीं होगा, जब तक तो जो ये यहाँ पर जो परिसंचालन जिसके द्वारा किया जा रहा है वो उसकी दायित्व उसी का होगा, जिम्मेदारी उसी की होगी। जब ये समिति बन जाएगी और हैंडओवर आवास संघ कर देगा तो समिति को पुलिस वेरिफिकेशन का देना अनिवार्य होगा। और क्या साक्ष्य अभी तक आपको मिले हैं? जैसा कि फरियादी ने बताया है कि सुबह लगभग 8-9 बजे की बात है। इसमें 2 लोगों ने बेल बजा के दरवाजा खुलवाया है किसी व्यक्ति को पूछते हुए, और इसके बाद वो लोग अंदर आए हैं। फिर इसके बाद जो व्यक्ति ने दरवाजा खोला था उसके हाथ पकड़ते हुए पीछे से बांधते हुए ऊपर ले गए हैं और पूछा है कि कैश कहाँ पे रखा है। और इसके बाद उन्होंने उस रूम में जाके उस कैश को लूट के ले गए हैं। फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी कुछ मिले? हाँ, अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं और इसमें कुछ फुटेज वगैरह मिले भी हैं और जो भी टेक्निकल एविडेंस है वो सब इकट्ठे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मैम ये पुरानी एक लूट हुई है, उससे इसके तार कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। 2 तारीख को जो लूट हुई थी उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं का नाम। उस लूट को पुलिस भी कह रही थी कि वो सही नहीं है, इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन अभी वाली घटना भी हो गई है। ये तो आपको नहीं लगता कि कुछ लापरवाही थाना स्तर पर भी हुई है? नहीं, वेरीफाई कर रहे हैं उसमें कि अगर पहले इस तरीके की कुछ घटना हुई है उसमें क्या चीजें पाई गई हैं, और अभी भी जो ये घटना हुई है इसके बारे में भी टीम लगातार अपना काम कर रही है। शीघ्र ही हम उसको पकड़ेंगे। मैम उनकी घटना, पिछली जो घटना हुई थी उससे कांटेक्ट है क्या मैम? इससे कोई लेना देना है? वो उन्होंने अभी मेरे फरियादी से बात की है तो उन्होंने बताया कि कुछ इस तरीके की घटना हुई थी, उससे भी जो अगर उस तरीके के लोग और ये घटना में लोग अगर सेम है तो इसको भी वेरीफाई किया जाए। 2 तारीख को वो घटना हुई थी,
अभी ये 10-12 के करीब का इन्होंने बताया है और एग्जैक्ट फिगर ये बताएंगे। 2 तारीख को जो लूट हुई थी उसमें क्या आप लोगों ने 2 तारीख को लूट कोई नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। हुई है मैडम उसमें क्या कोई नहीं कोई एफआईआर मेरे इसमें नॉलेज में नहीं है कि लूट संबंधी कोई हमारे जोन 2 में इस तरह कोई घटना हुई है। मैडम इसी फ्लैट में जो मैनेजर थे उनका ये आरोप था कि उस समय लूट की कोशिश हुई थी, उस समय थाने भी गए थे, एफआईआर हुई या नहीं हुई उसमें, अगर एफआईआर नहीं हुई तो उसके पीछे क्या कारण था? क्या पुलिस ने इग्नोर की थी वो घटना? नहीं, पुलिस द्वारा कोई इग्नोर नहीं किया गया है। इसमें अभी मेरी बात हुई है फरियादी से और वो जो बता रहे हैं घटना को उसको हम देख रहे हैं कि किस तरीके के लोग थे, क्या उन्होंने कोशिश की है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। संचालित हो रहा था, जानकारी मिला क्या? नहीं, ये अभी मैंने ये थाना को निर्देशित किया है कि इसमें जो भी चूंकि माननीय विधायकों की ये घर है तो उसमें उनसे जानकारी ली जाए कि कौन कौन से किराएदार हैं। वैसे इसमें जो भी मकान मालिक होता है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वो संबंधित थाने को सूचना दे कि इसमें कौन कौन से किराएदारों को वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है और इसमें चूंकि माननीय विधायकों की ये घर है तो उनको भी सूचित किया जाएगा कि जो भी इसमें किराएदार हैं और जो भी व्यावसायिक गतिविधियां अगर इसमें संचालित हो रही हैं तो उसमें इसकी सूचना जरूर थाने पे दें और थाना इस पर वेरीफाई करने की कार्रवाई करेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल की पत्रकार वार्ता। 9 अगस्त को महिला सशक्तिकरण को लेकर सम्मेलन। नई पीढ़ी स्वतंत्रता के मूल्य को समझ सके, इसके लिए तिरंगा यात्राएं। प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों का टीकाकरण। प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों का टीकाकरण। गुरुवार को हर पंचायत में 100% लक्षण की करें पूर्ति। सज्जन सिंह वर्मा की टिप्पणी देश विरोधी टिप्पणी, ऐसे लोगों पर चले देशद्रोह का मुकदमा। राजधानी के सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और फोटो जर्नलिस्ट का मैं अपने निवास पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज कुछ सामान्य जानकारियां देने के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया है। 9 तारीख को जितने भी हमारी महिला सरपंच हैं उनका एक सम्मेलन मुख्यमंत्री आवास पर है और उस कार्यक्रम को रखने का मूल उद्देश्य है एक तरफ महिला सशक्तिकरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो, साथ में रक्षाबंधन के उत्सव पर उन सबको शामिल करने का सौभाग्य मिलेगा। इसी तर्ज पर 10 तारीख में शिवपुर में, जहां पर समूहों का काम सर्वाधिक है, समूह की महिलाओं का एकत्रीकरण है और वहां पर भी रक्षाबंधन के कार्यक्रम के निमित्त ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। तीसरा मेरा निवेदन है कि प्रतिवर्ष की तरह देश की आज़ादी के जब 75 वर्ष हुए तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि तिरंगा यात्रा निकालकर हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष को अमरता प्रदान करने में अपना सहयोग करें। लेकिन साथ में फिर सरकार ये मानती है कि लगातार ये जागरण चलना चाहिए। अगर हम 2047 की यात्रा में अपने आप को शामिल करते हैं तो जो नई पीढ़ी है वो स्वतंत्रता के मूल्यों को समझे और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। तो मैंने स्वयं ने प्रत्येक पंचायत को एक सर्कुलर जारी किया है कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आप तिरंगा यात्रा में अपनी सहभागिता दें और जिम्मेदारी के साथ स्वच्छता की चिंता करें, जल और मल की निकासी प्रॉपर हो ताकि स्वच्छता बनी रहे। और जिस प्रकार से हम सब तिरंगा फहराते हैं तो पंचायत के अलावा परिवारों के घरों पर भी तिरंगा फहराया जाए, ये आग्रह मैंने उनसे किया है। एक अभियान और अभी चल रहा है, वो टीकाकरण का अभियान है। डीपीटी और टीडी वाले जो टीके हैं, वो जो वैक्सीन रोधक बीमारियां हैं, उसमें हमारे डिप्थीरिया, जिसकी बात मैंने 60 में आपसे पहले कही है, हर गुरुवार को ये टीके लगते हैं। मैंने पंचायतों को निर्देश दिए हैं और कल वीसी के माध्यम से सीधे
जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से मैं बात करने वाला हूँ कि वो अपनी अधीनस्थ पंचायतों में इस बात पर जोर दें कि गुरुवार को ये टीकाकरण प्रति गुरुवार होता है, 100% जब तक ना हो जाए और इसमें प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों का ये टीकाकरण है और पंचायतें अपने आप को 100% लक्ष्य प्राप्त करने का जो अवार्ड है उसको प्राप्त करने के लिए इस प्रतिस्पर्धा में भी शामिल हो और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। एक और आज मैंने जो समाचार सुना है कि एक कांग्रेस के नेता, उन्होंने सज्जन वर्मा जी ने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को मैं देशद्रोही टिप्पणी मानता हूं। सरकार का मैं मंत्री हूं और इसलिए मांग तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूं कि देशद्रोह का मुकदमा ऐसे लोगों पर लगना ही चाहिए। ये राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने की कोशिश है और जो तुलना की गई है वो तुलना पूरी तरह से, जितना मैं कानून की समझ रखता हूं, देशद्रोह की सीमा में आता है, परिधि में आता है। इसलिए सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य की जनता से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे जो बयान आते हैं या वैमनस्य फैलाने की जो कोशिश होती है, इसको जनता भी नकारेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अवसर पर हाँ, मुझे लगता है कोई भी जो इस भाषा का प्रयोग कर रहा है, सलमान खुर्शीद भी हैं तो उनके खिलाफ भी, क्योंकि ये भाषा देशद्रोही की भाषा है। मुझे लगता है कल विदेश मंत्री की राय के बाद किसी को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और मैं सर्वदलीय बैठक में जो आम सहमति थी, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ। मुझे लगता है कि विदेश नीति पर विदेश मंत्री का जो सार्वजनिक बयान संसद के भीतर हुआ है, वही भारत की राय है। अलग से किसी को कोई टिप्पणी करना नहीं चाहिए। मुझे लगता है धन्यवाद देना। विकास का निर्माण कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो नाखुश नजर आ रहे हैं, लगातार चिट्ठियों पे चिट्ठी लिख रहे हैं। पहले धर्मेंद्र पाल सिंह रोटी जी ने लिखी, फिर बीडी शर्मा जी ने, अब गणेश जी ने चिट्ठी लिखी है विकास कार्यों और सड़क निर्माण को लेकर। जो पत्र लिखे जा रहे हैं मंत्री, एक के बाद एक मंत्री दूसरे मंत्री को पत्र लिख रहे हैं विकास कार्य, मुझे जानकारी नहीं है। मेरे को लिखे हो तो मुझे बताइए, पूछेंगे हम। दिनेश जी का मामला भारत सरकार ने जिस मुस्तैदी के साथ उठाया है, हम सुबह से हम सब भी देख रहे हैं, दुखी भी है और चिंतित भी है। लेकिन सरकार लगातार, स्वयं प्रधानमंत्री भी उसमें जानकारियां लेकर उसमें तत्पर है। तो मुझे लगता है इसको मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक मेरा सवाल है, आपके विभाग से जुड़ा है। हाथरस ब्लास्ट मामला है, श्रम विभाग की बहुत लापरवाही उसमें सामने आई थी। 2 बार रिपोर्ट भी आपने पब्लिश की, एग्जैक्ट आंकड़ा श्रम विभाग उसका कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में नहीं दे पाया, तो उसको लेकर क्या? नहीं, रिपोर्ट का आंकड़ा आ गया है। अभी हमने जो बैठक ली थी उसमें 136 से 142 के आसपास का आंकड़ा है और मैंने कहा है कि उस पर श्रम न्यायालय में उसका मुकदमा डाल दिया गया है और मैं मानता हूं कि जितने प्रयास हो सकते थे, जो नाम हमको मिले श्रमिकों के, उनकी तरफ से हमारे मंत्रालय ने मुकदमा लगाया है मुआवजे के लिए और वो संख्या लेकर हमने 200 तक रखी है कि भविष्य में भी अगर कोई हमारे सामने क्लेमेंट आएगा तो हम उसको भी, ताकि न्याय कर सकें। महिला जनप्रतिनिधि तो आप बुलाने भी वाले, क्या ऐसा लगता है कि वो अधिकार महिलाओं के पास जाना चाहिए? हालांकि आपने कहा है तो इसको लेकर कोई नया प्रयास करना। उन 3 दिनों में कोई भी किसी भी जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि नहीं आ पाया। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो महिला हो या चाहे अन्य किसी आरक्षण श्रेणी के हो, उन 3 दिनों के हमारे सम्मेलन में जो जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि आते हैं वो नहीं आ पाए। और ये बात मैंने बड़ी दृढ़ता के साथ कही थी कि सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, अगर महिला जनप्रतिनिधि है तो उसी को चेयर करना भी चाहिए और उसी को निर्णय करना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण की जब बात मैं करता हूँ, तो जब हम सरपंचों को बुलाते हैं तो उनसे भी यही अपेक्षा करते हैं
कि हम अपने उत्तरदायित्व को समझें और अथवा क्रियान्वयन करें। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी द्वारा की गई शिकायत पर बोले ऊर्जा मंत्री। बिजली आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं जिसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कई बार दुर्घटना, निर्माण और विकास कार्यों के चलते बिजली की आपूर्ति रोकनी पड़ती है। हम 30 घंटे से ज्यादा बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश है बिजली के लिए परेशान ना होना पड़े। बीजेपी विधायक ने ऊर्जा मंत्री से शिकायत करते हुए कहा था, एक अधिकारी जानबूझकर बिजली कट कर रहा है, ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी का बचाव करते हुए मंत्री ने कहा, कई बार किसी कारणवश बिजली काटनी पड़ती है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का तंज। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस सिर्फ देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का काम करती है, लोगों को तोड़ने की बात करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जनता के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने दिया था बयान। बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह पीएम नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की तरह देश की जनता भी पीएम निवास में घुस जाएगी। श्रीलंका के बाद अब अगला नंबर भारत का। देखो, इस जो हमारे उद्योग समिट किए जा रहे हैं, जगह जगह हर संभाग, हर रीजन में किए जा रहे हैं। उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, एक विकास होगा। उसके लिए हमारा प्रदेश, उसके अनुकूल हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने बिजली दिन में उपभोक्ताओं को 20% ऊर्जा प्रभार में छूट दी है कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलाएं। अन्य सुविधाएं भी हम उनके लिए मुहैया कराएंगे। और मेरी तो अभी 28 तारीख को ग्वालियर में औद्योगिक कॉन्क्लेव हो रहा है, उसमें भी व्यापारियों से आग्रह है, उद्योगपतियों से आग्रह कि जुड़ें और जुड़ करके ग्वालियर ही नहीं पूरे प्रदेश को एक औद्योगिक हब बनाने की जो सरकार की योजना है उसमें सहयोग करें। बिजली को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए। विधायक ये शिकायतें जो बात हम लोगों की सुन रहे हैं, बैठक बुला के समीक्षा कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझिए, समीक्षा करके लोगों की बात को सुन रहे हैं। ये कोई ये प्रयोग है अपने आप में, और सुन करके अधिकारियों की सुन करके कार्य योजना बना रहे हैं और निराकरण कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि बिजली का बारे में समझना पड़ेगा। अब जैसे बिजली के लिए सामने ही देखें, अभी जो है मेंटेनेंस हो रहा है, पेड़ सट रहा, सामने देखिए मकान। तो इस समय, इस दौरान ये मेंटेनेंस की बिजली अवरुद्ध होगी कि नहीं होगी, ये समझना पड़ेगा कि प्रदेश में हर शहर और कस्बे में विकास के लिए भी कार्य योजना काम चल रहे हैं, उनके लिए भी बिजली के लिए विद्युत अवरोध करना पड़ेगा। अगर ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है तो भी आपको वो ट्रिपिंग करेगा या फूकेगा, तो उसके लिए भी विद्युत अवरोध पैदा करना पड़ेगा। एक्सीडेंटल घटनाएं भी होती हैं, उनके लिए विद्युत अवरोध पैदा करना पड़ेगा। पर औसतन देखिए कि हम 23 घंटे 40 मिनट बिजली मध्य प्रदेश को दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें विद्युत के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अन्य प्रदेशों की तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे हम पावर क्वालिटी देने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। अभी मैंने ग्वालियर चंबल रीजन की बैठक बुलाई, लोगों के साथ सुना, संवाद स्थापित किया, और संवाद स्थापित करके जो समस्या आई हैं उनके लिए एक हम कार्य योजना बनाकर उस पर काम करेंगे। करें, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। किस तरह का स्वरूप रहेगा, किस तरह से? हर कोशिश है कि बहनों से, लाडली बहनाओं को रक्षाबंधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 1250 की राशि के अतिरिक्त 250 रुपये उनको अतिरिक्त दिए जा रहे हैं रक्षाबंधन में उपहार के रूप में। सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी की गलत नीतियों के कारण एक दिन प्रधानमंत्री आवास में भारत की जनता घुस जाएगी, जिस तरह से बांग्लादेश और श्रीलंका में हो रहा है। उनका कांग्रेस सिर्फ देश में एक अराजकता का माहौल पैदा करने का बात करती है, लोगों को तोड़ने की बात करती है, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जोड़ने की बात करते हैं और उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। कल इंदौर में प्रदर्शन हुआ, अचानकपुर में कर रहे हैं, अब आगे। अच्छा ये बताओ, इनको राजनीति में जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे? कोई मुद्दा है इनके पास? मुद्दा विहीन कांग्रेस। इनके लिए इन पास कोई कार्य योजना हो वो बताएं, किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, नाम तो बताएं वो चीज।
सिर्फ न्यूसेंस और अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मीडिया में बने रहें, जिंदा बने रहें। वहाँ लड़ाई इस बात की है कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, अभी से शुरू हो गई ये जंगें, तो उसके लिए ये लड़ाई है, ये जनता के लिए लड़ाई नहीं है। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो या सलमान खुर्शीद, सभी देश को तोड़ने वाले और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले बयान देते हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि जिस तरीके से बांग्लादेश और श्रीलंका में जनता उग्र हो गई है, अब बारी हिंदुस्तान की है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। रामेश्वर का कहना है कि भारत का अपना लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री आवास पर हमला मतलब लोकतंत्र और देश की जनता पर हमला है। देखिए, सज्जन सिंह वर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो, ये देश जलाने की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान दिखाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए पढ़ो और लोकतंत्र में भरोसा करो। देश में किसी की बात पसंद नहीं है तो उसके लिए आप धरना आंदोलन कर सकते हो, घर नहीं जला सकते। भारत के प्रधानमंत्री जी का घर ये नरेंद्र मोदी जी का घर नहीं है। 140 करोड़ की आस्था, भरोसा, विश्वास और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का घर है। इसका मतलब आप बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे हमला करना चाहते हैं, आप जमात इस्लाम की भाषा देश में जलाना चाहते, आप आतंकवाद की भाषा देश में लागू करना चाहते, आप पाकिस्तान और बांग्लादेश से सीख लेना चाहते। दुनिया हमारे लोकतंत्र से सीखती है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया, लाखों लोगों को जेल में डाला, 19 महीने जेल में रहे। इसके बाद भी किसी ने प्रधानमंत्री जी का घर जलाने की बात नहीं की, क्योंकि लोगों को भरोसा था कि न्यायपालिका न्याय देगी। हम घर जलाकर न्याय नहीं मांगते, हम लोकतांत्रिक परंपराओं से न्याय मांगते हैं। और जिस तरह की भाषा सलमान खुर्शीद ने और सज्जन सिंह वर्मा ने बोली है, ये आतंकवाद की भाषा है, ये अलगाववाद की भाषा है, ये जमात इस्लाम और आतंकवाद से प्रेरित भाषा है। इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी होगी। और ये जो बदतमीज नेता जो लोकतंत्र को ठेंगा दिखाकर हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, इन्हें अपने दल से बाहर करना होगा। कैबिनेट बैठक को लेकर बोले कैलाश विजयवर्गीय, कहा आज की कैबिनेट बैठक में तिरंगा यात्रा को समर्पित है। हम हर घर तिरंगा फहराने का प्रयास करेंगे और साथ ही हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के द्वारा हर घर तिरंगा पहुंचाने का काम किया जाएगा। वहीं इस बार 10 अगस्त भी खास रहने वाला है, क्योंकि लाडली बहनों को 1250 रुपए की राशि के साथ 250 रुपए की अतिरिक्त राशि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में दी जा रही है। साथ ही प्रदेश में सब तहसील कार्यालय बनाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जीएडी में कार्य आवंटन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। कैबिनेट बैठक में रीवा जिले में ITI के लिए पदों की स्वीकृति को मंजूरी, ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा, फाइनेंस मैनेजमेंट के पद स्वीकृत किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलों में तबादले पर बैन हटाने पर भी विचार किया गया है। में संपन्न हुई है। आज के कैबिनेट को तिरंगा यात्रा को समर्पित करके आज बैठक प्रारंभ हुई। और जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा ये कार्यक्रम दिया है, इसको मध्य प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाए। आज कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई है और तिरंगा यात्रा भी साथ में निकलेगी। 9 अगस्त से 13 अगस्त तक हर पंचायत तक तिरंगा यात्रा निकले और हर घर में तिरंगा झंडा लगे। झंडे की व्यवस्था के लिए हमारे सारे जनप्रतिनिधि प्रयास करेंगे और सरकार भी इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। आप सभी जानते हैं 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस को बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। नई पीढ़ी में यह एहसास होना चाहिए कि स्वतंत्रता हमको बहुत सारे बलिदानियों के कारण प्राप्त हुई। तो उन बलिदान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपना आदर समर्पित करते हुए हम इस 15 अगस्त को मनाएंगे। और जितने भी क्रांतिकारियों की प्रतिमा है उनको सजाना, उनको धोना, अभी जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, लोकतंत्र के सेनानी, उनका सम्मान करना, ये सब इस कार्यक्रम के अंतर्गत होगा। 10 अगस्त फिर से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी लाडली बहनाओं को 1250 तो मिलेंगे ही, पर साथ में राखी का उपहार 250 रुपये और मिलेगा। इस प्रकार 1500 रुपये मिलेंगे और इसमें सरकार का लगभग 1900 करोड़ की राशि एक बटन दबाने से हमारी
प्रदेश की बहनों के खाते में जमा हो जाएगी। हमारे जितने भी आदिवासी छात्रावास है, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्रावास हैं, ये छात्रावास की सुविधाएं अपग्रेड हों, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं। एक कुछ अधिकारियों की टीम बनाई और सारे प्रदेश में जितने भी इस प्रकार के छात्रावास है उनकी सुविधा अपग्रेड करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसकी एक रिपोर्ट भी मंगाएंगे और उसके लिए बजट से उनकी राशि भी प्रदान करेंगे। आज एक और महत्वपूर्ण घोषणा, ये आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जैसे ही शपथ ली थी और शपथ के बाद किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है सीमांकन, नामांकन, इसकी बहुत बड़ी समस्या थी। उसको पहले उन्होंने 1 महीने का समय दिया था, इस बार फिर 1 महीने का समय दिया है और बहुत सारे नामांकन बंटवारे के जो प्रकरण है वो एकदम निराकरण हो रहे हैं। अब साइबर तहसील चालू करने का भी निर्णय हो गया है। अभी तक नामांतरण की प्रक्रिया में, बंटवारे की प्रक्रिया में 75 दिन लगते थे। जैसे ही ये साइबर तहसील पूरे प्रदेश में चालू हो जाएगी, ये 25 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर सारे प्रकरणों का निराकरण हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने शिक्षा उज्जैन में ग्रहण की थी, संदीपनी आश्रम में, और मध्य प्रदेश से उनका बड़ा रिश्ता है। यहीं पर सुदामा जी की और उनकी मित्रता की गाथा, वो गांव भी हमारे उज्जैन जिले के अंदर ही है और इसलिए जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मने और इसके लिए जनता से भी आग्रह किया है, कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया और कई स्थानों पर शासन में भी कार्यक्रम होंगे जन्माष्टमी पर। बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मने, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की है। रक्षाबंधन पंचायत स्तर तक हो, हमारी बहनों के बीच में जाएं हम और रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, आपस में एक दूसरे के चर्चा के माध्यम से सुख दुख का बंटवारा करें और रक्षाबंधन भी बहुत धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जितने भी हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं, आप सभी जानते हैं कि इस देश में प्रजातंत्र की हत्या हुई थी 25 जून को, जब आपातकाल लगा था और सारे देश को जेल बना दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। वे सब लोग जो आज प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, उन लोगों ने ही प्रजातंत्र की हत्या की थी। उस समय पूरा देश जेल बन गया था और बहुत सारे उसमें से निरपराध लोग 24 महीने जेल में रहे, 18 महीने जेल में रहे। उनको लोकतंत्र सेनानी के नाम से सम्मानित किया गया था और उन्हें मानदेय भी दिया जा रहा। अभी लगातार हमारे बीच में से ऐसे लोकतंत्र सेनानी जा रहे हैं, तो उनके अंतिम संस्कार में 10,000 रुपये शासन देने का निर्णय लिया है और राजकीय सम्मान से उनकी अंतिम यात्रा निकले, ये महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है। देखिए, हमारा प्रदेश एक प्रोग्रेसिव प्रदेश है और जिस तरीके से लगातार एक डायनेमिक तरीके से व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, तकनीकी आ रही नहीं, कभी किसी ज़माने में आईटी का इतना उपयोग नहीं होता था, आजकल आईटी का उपयोग होता है। उस हिसाब से अब हमारे कार्य आवंटन में भी उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी हमने अलग अलग विभागों के कार्य आवंटन की व्यवस्था को सुधारा है, परिवर्तन किया है, जिससे कि और तेज गति से काम हो सके। हमारा प्रदेश सुधारवादी प्रदेश है और हम तकनीकी का अधिकतम उपयोग कैसे करके एक पारदर्शी सरकार चलाएं, जिसका कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि डेमोक्रेसी में पारदर्शी सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तकनीकी के माध्यम से जो पारदर्शी सरकार चलाने का हमारा प्रयास है, जैसे मैंने कहा कि पहले कभी एक प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे, राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया भेजते हैं हम, 15 पैसे ही पहुँचते हैं। अब 10 तारीख को 1900 करोड़ रुपए का बटन दबाएंगे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1900 करोड़ रुपए हमारी बहनों के खाते में पहुंच जाएगा। ये नई तकनीक का उपयोग और पारदर्शी व्यवस्था, इसी दृष्टि से हमने कार्य आवंटन में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया है।
अभी आप जानते हैं कि मैंने जैसे कहा कि नई तकनीकी, अब ई कैबिनेट, इसमें हम पेपरलेस व्यवस्था चाह रहे हैं। पेपरलेस व्यवस्था मतलब समझ लीजिए कि यह ग्रीन स्टेट की तरफ बढ़ता हुआ हमारा एक कदम है, क्योंकि 1 टन कागज में 17 पेड़ कटते हैं और इसलिए कागज का उपयोग कम से कम हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ई कैबिनेट प्रणाली के अंतर्गत हमने थोड़ा सा शासन के जो कार्य नियम है उसमें संशोधन किया है, जिससे कि ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस ये हो सके। आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश के लिए बजट एक बहुत प्रमुख होता है। हमारे यहाँ वित्त विभाग की 2 संस्थाएं थी, FMIS और EPAU। ये इकोनॉमिक पॉलिसी इनपुट देने का काम करती थी। कुल मिलाकर बजट अच्छा बने, बजट आधुनिक तकनीकी से बने, और इसलिए दोनों संस्थाओं को मिलाकर एक है जी, हाँ, PMU के गठन का अनुमोदन किया है। इसमें हम पदों की संख्या का सृजन किया है, साथ ही कुछ इसमें एक्सपर्ट भी हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखेंगे, जिससे कि बजट और अच्छा बन सके, आधुनिक बन सके, पारदर्शी बन सके, प्रोग्रेसिव बन सके। और साथ में सरकार के बजट की व्यवस्थापन का भी, कई बार हमें लोन लेना है, लोन लेने के लिए क्या क्या हमें सावधानियां रखना है, ये सब गाइड करने का काम ये PMU करेगा, वित्त विभाग। तकनीकी शिक्षा विशेषकर रीवा के लिए एक निर्णय हुआ। वहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 2 ही ब्रांच थी वहाँ पर, वहाँ कुछ ब्रांच बढ़ाई गई है, क्योंकि वहाँ अब हमने प्रदेश में भी हम सारे ही पॉलिटेक्निक और IT की एक बार फिर से समीक्षा करेंगे, जहाँ जिस प्रकार के रोजगार की आवश्यकता है उस प्रकार की ट्रेनिंग देना। जैसे मैं बात करूं अगर पीतमपुर में ऑटोमोबाइल का क्लस्टर है, तो वहाँ पर ITI पॉलिटेक्निक में उस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए। यदि रीवा की हम बात करते तो रीवा में सीमेंट इंडस्ट्री, तो सीमेंट इंडस्ट्री की आवश्यकता क्या क्या है उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाए। ऐसे ही जैसे विदिशा में हमारे यहाँ कुल मिलाकर टेक्सटाइल का हब बन गया है, तो टेक्सटाइल में क्या आवश्यकता है उस हिसाब की ट्रेनिंग हमें पॉलिटेक्निक में और ITI में दें। इस प्रकार के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में निर्देश दिए हैं। जेल, ये बात सही है कि जेलों में सुधार लगातार चल रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने फिर से कहा है कि वहाँ पर सांस्कृतिक आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बने, साथ ही उनकी कौशल कला, उसके ऊपर भी ध्यान दें। सागर का आज बड़ा उल्लेख हुआ। सागर के हमारे केदी भाई बहुत अच्छा उन्नत कपड़ा बनाते हैं, जो लोग बिल्कुल लाइन से खरीदते हैं उनके यहाँ, और लगभग पूरे प्रदेश में जेल के कैदियों के द्वारा उत्पादन से लगभग 4 करोड़ से अधिक की राशि का लाभ भी हुआ है। हम उनको किस प्रकार जेल सुधार की योजना कर सके, उसके लिए एक कमेटी भी हमारी, विशेषकर हम जेल के अंदर योगा, आध्यात्म, इसके ऊपर फोकस करेंगे और उनको तकनीकी शिक्षा भी देंगे, जिससे कि वे स्वयं का रोजगार कर सके, जेल का वातावरण सुधारें। इस दिशा में आज निर्णय लिया गया है। कुछ नई जेल भी बनाने का निर्णय हुआ है, नए जिले बने हैं, उनको वहाँ पर नई जेल बनाए, जैसे मैहर नया जिला बनाए, वहाँ पर एक जेल बनाने का निर्णय लिया। ऐसे बुरहानपुर के अंदर एक जेल बनाने का निर्णय लिया। तो जेल की व्यवस्था भी सुधरे और वहाँ पर कैदियों के साथ उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी, वो निकलने के बाद बाहर आए। दूसरा, ऐसे कई गरीब कैदी हैं जो छोटे छोटे दंड नहीं भरने के कारण जेल के अंदर है। बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनका पैसा हम भरेंगे और उन कैदियों को रिहा करेंगे। और साथ ही 15 अगस्त में भी अभी ऐसे कैदी जो ओल्ड एज के हैं, जिनकी लंबी
सजा हो गई है उनको भी मुक्त करने का निर्णय। इंदौर के 7 लुटेरे उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में। इंदौर के लुटेरे उज्जैन आते ही धराए। इंदौर में कर चुके हैं कई अपराध, उज्जैन में घटना करते हुए गिरफ्तार। इंदौर शहर के थाना क्षेत्रों में दे चुके हैं लूट की घटनाओं को अंजाम। सुबह के समय उज्जैन शहर में लूट करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। गिरोह के 2 आरोपी पुलिस से बचकर भागते समय हुए घायल। आरोपी से लूट का मशरू का मोबाइल एवं मंगलसूत्र जब्त। घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल जब्त। कुल मशरू का लगभग 3 लाख वहीं 5 लाख का जब्त। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम की 20,000 रुपए की घोषणा की। चोरी की वारदात को कई अंजाम दिए। इंदौर के 7 लुटेरे हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं। इनके ऊपर करीबन 20 मामले दर्ज हैं इंदौर में और अन्य क्षेत्रों में। इन्होंने उज्जैन में पहली बार 31 तारीख और 2 तारीख 31 जुलाई और 2 अगस्त को एक जगह मोबाइल स्नैचिंग की थी, एक जगह चेन स्नैचिंग की थी। इनको गिरफ्तार किया गया। इन्होंने इंदौर में और दिल्ली तक घटनाएँ करी हैं जिनको इन्होंने स्वीकारा है, वहाँ की पुलिस से संपर्क में है। इसमें पहली बार हम लोग संगठित अपराध की धारा जो नए कानून में जोड़ी गई है उसमें सभी 7 लोगों को आरोपी बना रहे हैं और इन सभी का रिमांड लिया जा रहा है। इसमें 2 आरोपी हैं जिन्होंने भागने का प्रयास किया था, जिसमें उनको चोटें आई हैं तो उनका इलाज कराया जा रहा है। इसमें हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, इसलिए उनको 20,000 रुपये का इनाम। सर, ये वारदात का तरीका क्या था? ये बेसिकली सुबह जो मॉर्निंग वॉक पर लोग जाते हैं या सुबह जब लोग थोड़े से कम एक्टिव होते हैं उस दौरान पर ये बिना रेकी किए हुए रैंडमली लोगों को टारगेट बना के उनसे स्नैचिंग करते हैं। सर, बाहर भी कोई वारदात? इन्होंने करीब 20 वारदातें इंदौर में की। सब बाणगंगा, खारचा, हीरानगर के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त ये नाबालिग थे, तब से इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। अब ये बालिग हो गए। इन्होंने दिल्ली तक में घटनाएं स्वीकारी हैं और दिल्ली पुलिस से। सर, कितने अपराध हैं इनके खिलाफ? टोटल 7 आरोपी हैं। इनके 20 से ज़्यादा अपराध ऑलरेडी दर्ज हैं। समुद्री तूफान में फंसने से हुई इंजीनियर की मौत के मामले में अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी व अधिवक्ता अमित ठाकुर और उनकी टीम द्वारा मृतक के परिवार को दिलाई 2 करोड़ रुपए की बीमा राशि। देखिए, ये बम्बई का मामला था। ये मुंबई स्टेट का मामला था। इसमें जो मृतक है अनंत कारपेंटर था, वो पेशे से इंजीनियर थे। इंजीनियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वो कर्मचारी थे और इंडियन ऑयल कंपनी में काम करते थे वो। और उसी काम के सिलसिले में जो है, क्योंकि ये कंपनी जो है गैस रिसोर्सेज का पता करती है, कहाँ कहाँ गैस रिसोर्सेज हैं वहाँ पता करती है कंपनी। इसी के सिलसिले में कंपनी ने इनको जो है समुद्री जहाज़ से भिजवाया था। उसमें कई इंजीनियर थे, इनके अलावा और भी कई इंजीनियर थे। और इसी बीच क्या है, समुद्री तूफान आने से ये जहाज़ पलट गया और इनकी जो है आकस्मिक अनंत कारपेंटर की डेथ हो गई। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना था कि चूँकि जिस तारीख के दिन ये यात्रा कर रहे थे समुद्र के सहारे से, उनका ये कहना था कि इस दिन जो है तूफान आने वाला है, तो मना किया गया था। इसी बीच क्या था कि इसमें जो कर्मचारियों का इनका पर्सनल एक बीमा था, आईसीआई प्रूडेंशियल से इंश्योरेंस बीमा था 2 करोड़ का। तो बीमा कंपनी ने मना कर दिया देने से। बीमा कंपनी का कहना था, जब मौसम वैज्ञानिक ने बोला कि इस दिनांक के दिन जो है समुद्री हवाएं चलेंगी और तूफान आएगा, घटना होने की संभावना है, तो क्यों यात्रा किया। इस वजह से उन्होंने इस क्लेम को रिफ्यूज कर दिया था। फिर मैंने जो है मृतक के पत्नी की ओर से मैंने एक परिवाद उज्जैन फोरम में प्रस्तुत किया और केस चला। केस चलते दौरान बीमा कंपनी के पक्ष में, बीमा कंपनी के विरुद्ध में जो है ये 2 करोड़ का जो है मृतक की पत्नी को जो है ये उज्जैन फोरम द्वारा अवार्ड पारित किया गया।